प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो डिशा के कंधमाल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पोखरण के परमाणु परीक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 26 साल पहले आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों को आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य से परिचित कराया था। दूसरी तरफ कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, जरा उससे सुनिए। कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। तो मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि सम्मान करना चाहिए पाकिस्तान का, उनके पास परमाणु बम है, और उसी का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। कंधमाल में पीएम नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। पीएम मोदी ने बुजुर्ग महिला को स्टेज पर बुलाकर पहले तो उनके सामने हाथ जोड़कर नमन किया, उसके बाद उनसे बातचीत भी की। जरा उससे भी देखिए। ये बुजुर्ग महिला से प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़ा और फिर उनके साथ बातचीत भी की है। ये भी तस्वीर खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दिल्ली में केजरीवाल अपने पार्टी दफ्तर में प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता और प्रेस कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। सीधा वहीं ले चलते हैं। केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में, मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहां पे मान साहब ने उसको, किसी को भी, विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर दो। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर
थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है। इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का तो अरविंद केजरीवाल 39 दिन बाद जेल से बाहर हैं और चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। और अंतरिम जमानत के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान जमकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे। अशोका गार्डन में हुई खत्री परिवार के घर पर रेड मामले में लापरवाही को लेकर थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। रेड करने के बाद जिस कमरे में पैसे रखे थे, पुलिसकर्मी कमरे का ताला लगाकर गायब हो गया था, जिसके बाद पैसों से भरे बैग को कुछ लोगों ने कहीं और शिफ्ट कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से पूरा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी भी पैसों से भरे 3 बैग ले गए थे। थाना प्रभारी के बाद कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मी भी अधिकारियों के रेडार पर हैं। तो खत्री परिवार पर रेड मामले में कार्रवाई हुई है और नोटों से भरे बैग पुलिस ही ले गई है, ऐसे पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगे हैं। तो ये बड़ा गंभीर मामला सामने आया है और थाना प्रभारी अशोका गार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है इस मामले पर। कांकेर जिले के ग्रामीण अंचलों के लोगों को किफायती दाम में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई सिटी बस सेवा योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। रखरखाव के अभाव में सिटी बसें जगह जगह खड़े खड़े कबाड़ में तब्दील होती जा रही हैं। लिहाजा ग्रामीण वासी शहर आने जाने के लिए महंगे दामों में सफर करने के लिए मजबूर हैं। दरअसल राज्य के बड़े शहरों में सिटी बसों की सौगात दी गई थी। इस कड़ी में कांकेर जिले को 10 सिटी बस मुहैया कराई गई, जिसमें से मात्र 8 बसें ही शहर पहुंची थीं।
कुछ साल बसें चलने के बाद संचालन बंद हो गया और बसें खड़ी कर दी गईं। अब स्थिति यह है कि बसें पड़े पड़े कबाड़ में तब्दील हो गई हैं और असामाजिक तत्वों द्वारा इसका पार्ट चोरी किया जा रहा है। नवीश चतुर्वेदी ठेकेदार और मुकेश तिवारी जो वहां पर सामान्य नागरिक हैं, इन्होंने दर्द बयां किया है और जानकारी दी है, उससे सुनिए। सिटी बस सेवा 10 साल पहले शुरू थी, उससे तो लोगों को, गरीबों को, मध्यम वर्गीयों को, गांव में रहने वालों को तो बहुत ही ज्यादा फायदा था और वो लोग बहुत आसानी से जिला मुख्यालय आके अपना काम वाम करके फिर बहुत ही कम पैसे में फिर वापस अपने घर चले जाते थे। लेकिन 4-5 साल से बस बंद पड़ी है, कबाड़ स्थिति में नए बाजार में पड़ी है, इसमें आग भी लग चुका है और सब भी चोरी हो गया है, पूरा सामान वामान तोड़ फोड़ हो गया है बस में। शासन ने पूरी बसों को पहले 1 साल दिया नहीं, ना परमिट मिलता था उसका। किसी कोई गाड़ी पहले 5 गाड़ी आई, 5 गाड़ी का परमिट बड़े मुश्किल से मिला। उसके बाद 3 गाड़ियों के बहुत दौड़ भाग करना पड़ा, तब जाके 3 बसें प्राप्त हुई। 2 बसें अंततोगत तो आखिरी तक प्राप्त नहीं हुई। दूसरी चीज़ है, इसके पार्ट्स जो हैं उपलब्ध नहीं होते थे यहाँ पर। यहाँ मैकेनिक लोग या इंजीनियर लोग इसके हैं नहीं, रायपुर से या बाहर से कंपनी वाले भेजते थे। उसमें शासन के द्वारा इसके लिए बसों के रख रखाव के लिए बोर और शेड वगैरह की सब व्यवस्था के लिए मेरे ख्याल से 70 या 80 लाख रुपए अलॉटमेंट किया गया था। नगर पालिका कांकेर को एजेंसी बनाया गया था और उन्होंने डुमाली का जगह यहाँ से जो करीब 8 किलोमीटर है वो जगह उपलब्ध बताया हमको कि ये जगह यहाँ से करेंगे तो उतना दूर का डीजल उजल फिर खर्चा होगा। और छत्तीसगढ़ में सूरजपुर से बाल विवाह का मामला बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। अक्षय तृतीया के दिन स्कूल में पढ़ने वाली 4 नाबालिग लड़कियां बालिका वधू बन गईं। अक्षय तृतीया के दिन अफसरों को बाल विवाह की भनक लगी तो प्रशासन द्वारा शादी रुकवाई गई, लेकिन प्रशासन के मौके पर पहुंचने से पहले 3 लड़कियों का बाल विवाह कराया जा चुका था। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि सूरजपुर जिले में अधिकारी 4 माह से अब तक 50 से अधिक नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवा चुके हैं। आज जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए विभिन्न स्तर पर हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और नारा लेखन के माध्यम से भी जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कलेक्टर महोदय की ओर से सभी सरपंचों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए सक्रिय भूमिका निभाने और मोटिवेट करने के लिए पत्र जारी किया गया है। और ओडिशा के कालाहांडी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा वहीं चलेंगे। भर में 4 किस्त में तरसा के देते थे, ये सब होता था। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हम लोग महतारी बंधन में 1000 रुपया प्रति महीना दे रहे हैं, 3 महीना का दे चुके हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। ऐसा 3 महीने में ही बहुत काम, मतलब हम लोगों की सरकार, सब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार बनने से सब फायदा होता है। एक तो केंद्र सरकार की योजना का भी लोगों तक पहुंचता है और प्रदेश शासन भी विकास का काम ठीक से कर पाती है। तो इसलिए हम आग्रह करने आए हैं और इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो और भी अच्छा काम होगा। आदरणीय बसंत पंडा जी बता रहे थे कि 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना है, तो आने वाले 5 वर्षों में और 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनेगा। हमारे बेटा बेटियों को मुद्रा योजना में जो 10 लाख लोन का प्रावधान था वो सीधे बढ़ के 20 लाख हो जाएगा और जिसके गारंटर स्वयं प्रधानमंत्री जी रहते हैं। तो ये सब बहुत सारा काम होने वाला है। रसोई गैस पाइप के द्वारा पहुंचाने का काम, ये भी आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी का ये सब संकल्प है। तो और बहुत अच्छा काम, अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी उनका बनना तो तय है, कोई उसमें संदेह है नहीं। लेकिन आप सब लोगों से आग्रह है कि इस बार 24 साल से यहाँ जो बीजेडी की सरकार चल रही है उसको उखाड़ के फेंकिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। डबल इंजन की सरकार होगी तो कैसा विकास के क्षेत्र में उड़ीसा दौड़ेगा उसको आप सब लोग ही देखेंगे। तो और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो हमारे दोनों कैंडिडेट श्रीमती मालविका देवी और अभिनंदन पंडा जी के लिए आप सब लोगों से आग्रह करने आए थे और मुझे पता चला है कि यहाँ पर हमारे
आदिवासी भाई भी काफी हैं और मैं उनसे विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जितना आदिवासियों की चिंता करती है उतना न तो कांग्रेस पार्टी ने किया है न बीजेडी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ आदिवासियों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और यहाँ की बीजेडी सरकार भी आदिवासियों का ख्याल नहीं की है। लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसलिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। और आपके ही उड़ीसा के जो सांसद जुएल भाई 10 साल तक उसके मंत्री थे और इतना बजट है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बजट है उसके बराबर आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का बजट है और देश के आदिवासियों का विकास ठीक से हो पा रहा है। आज जो देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का पद, उसमें कौन बैठी हैं? आज हमारे समाज की एक बहन और आपके उड़ीसा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज वो बैठी हैं। आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एक आदिवासी का बेटा को मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हमारे आदिवासी भाइयों का हितैषी पार्टी है, तो ये सब का मनन और चिंतन करना है। तो आज 11 तारीख हो गया, कल छोड़ के परसों आप सब लोगों को अपना बहुमूल्य वोट, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत आपका एक वोट का है, उसका इस्तेमाल करना है। तो आप सभी लोग तैयार हैं ना? 13 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट, 2 वोट देना पड़ेगा ना, एक विधायक के लिए, एक सांसद के लिए। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो दोनों हमारे प्रत्याशी को दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उड़ीसा, जय जगन्नाथ। तो आगे बढ़ेंगे और अन्य खबरों का विस्तार से रुख करेंगे। अन्य खबरें क्या हैं? चौथे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज प्रचार के लिए उज्जैन पहुंचे। सीएम ने यहां पर डोर टू डोर कैंपेनिंग की। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। ये 3 तस्वीरें देखिए, सीएम का प्रचार प्रसार अभियान किस तरह से चल रहा है, फूलों से उनका किस तरह से स्वागत किया गया है आज, और पर्ची भी बांटी है उन्होंने घर घर जाकर। और जो डोर टू डोर प्रचार है उसे मुख्यमंत्री ने किया है। संतोष कृष्णानी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से, जरा उसे भी सुनिए। घर घर जाकर तो पर्चे बांट रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते से हम लोगों ने ये काम किया है। सर ये वार्ड वही था जहाँ पूरा पानी आ गया था और आप खुद यहाँ पर तैराकी के माध्यम से लोगों को निकल रहे थे। मेरे को मालूम है ये बड़े अलग टाइप का वार्ड है, लेकिन मेरा अपना वार्ड है। इस प्रकार एक इकलौते प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जहां पर खुद पर्चियां बांट यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। आप देखते हैं महिलाएं भी उनकी आरती उतार रही है, आरती के साथ उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। खुद यहाँ पर कराते हुए नजर आ रहे हैं। मोहन यादव जी की छवि का अंदाज दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों का फोकस अब चौथे चरण की सीटों पर है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान 13 मई को 8 सीटों पर होगा। कौन सी 8 सीटें होंगी? इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा सीट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसके लिए आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब दिग्गज और प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन ही कर पाएंगे। और जो जानकारी है वो जरा देख लीजिए। आज प्रचार थम जाएगा और 13 मई को मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। कौन किसके बीच मुकाबला है उसे भी देखिए। देवास में किसका मुकाबला है? धार में सावित्री ठाकुर, राधेश्याम, इनके बीच मुकाबला है। इंदौर में शंकर लालवानी और बनाम किसके बीच? क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मंदसौर में सुधीर गुप्ता बनाम दिलीप सिंह गुर्जर के बीच मुकाबला है
और अनीता नागर सिंह चौहान का रतलाम में मुकाबला है कांग्रेस से और उज्जैन में अनिल फिरोजिया का मुकाबला है। तो इस तरह से ये तमाम मुकाबले हैं। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 3 चरणों में 284 सीटों पर वोटिंग हुई है और पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग हुई, दूसरे चरण को 88 सीटों पर और तीसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान हो गया है। तो चौथे चरण का मतदान अब 13 मई को है और तमाम उसी को लेकर तैयारियां हो गई हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी शिक्षक का छात्रा के साथ सालों तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। छात्रा ने शिक्षक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक छात्रा का आरोप है कि आरोपी शिक्षक 12 साल की उम्र से छात्रा का शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़ित छात्रा जब प्रेग्नेंट हो गई तब मामले का खुलासा हुआ। घटना सामने आने के बाद से आरोपी शिक्षक फरार है। वहीं शिक्षक की इस करतूत के बाद ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी की तलाश की जा रही है। ये गौरेला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक लड़की है जो वर्तमान में बालिग हो चुकी हैं, लेकिन जब वो पूर्व में पढ़ती थी उनके साथ में, तब कक्षा 7वीं में जब वो 12 वर्ष की थी, 12.5 वर्ष की, तब उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ था और इस पर उन्होंने शादी का झांसा भी दिया था और उस पर अभी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना कर रहे हैं। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करके उनको रिमांड पर भेज देंगे। सर, आरोपी का क्या नाम है, क्या और वो किस पद पर कार्य करते हैं? महेंद्र कुमार सोनी है और वो अब शिक्षक के पद पर है और उन्हीं की वो छात्र। पखांजूर क्षेत्र के मरोड़ा ग्राम में एक महिला के शव को दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां ग्रामीणों का कहना है कि 20 साल पहले महिला ने हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया था। 7 मई को जब महिला की मृत्यु हुई तो उसके परिजनों ने गांव वालों को जानकारी दिए बिना चोरी छिपे ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार शव को गांव में ही दफना दिया। इस मामले पर अब आदिवासी समाज ने मोर्चा खोलते हुए शव को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर आदिवासी समाज बांदे थाना और एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां प्रशासन को 10 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। मांग न पूरी होने पर आदिवासी समाज 12 मई से सड़क जाम और धरना प्रदर्शन करने की बात कह रहा है। सरपंच लक्ष्मण मंडावी ने भी आदिवासी समाज की मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक बात रखी है। ये ईसाई धर्म वाला घटना हुआ है ना, हम लोगों को पूछा नहीं, दफनाया हम लोग 7 तारीख को नहीं है ना, 7 तारीख को हम लोग 7 तारीख को ही गया हटाना, क्यों हम लोग ईसाई धर्म वाले हम नहीं है ना, हम लोग तो दूसरा धर्म वाले। हमारा सबको दफनाया कौन सा? वो दफनाया उन्हीं लोग ईसाई वाले लोग। जी, मुझे जानकारी फोन के माध्यम से हुआ, गांव के पटेल और सयान लोगों के माध्यम से मेरे को जानकारी हुआ, लेकिन वास्तव में वो सही है कि और आदिवासी समाज में इनका क्या है ये हमको उतना ये नहीं है, शासन प्रशासन ही बता पाएगा। समाज के लोगों के बीच में बैठक की व्यवस्था करवाऊंगा, ऐसे करके एसडीएम साहब और एडिशनल साहब जानकारी मैं दिया हूं। और राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी में लगातार 2 दिनों तक अक्ति त्योहार की धूम देखने को मिली। अक्षय तृतीया पर इस त्योहार को ग्रामीण वासियों ने बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक अंदाज में मनाया। आपको बता दें कि बारिश और अच्छी फसल की कामना के लिए घरों में धान लेकर शीतला मंदिर में लोग जाते हैं, जहां बड़े विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। वनांचल आदिवासी क्षेत्र प्राचीन काल से भीमादेव के विवाह की प्रचलन है, जहां लोगों की ऐसी मान्यता है कि भीमदेव की शादी कराने पर इलाके में बारिश होती है। बतौर इस दिन के लिए पुरुष और महिला सज धज कर तैयार होते हैं, जहां वैवाहिक गीतों पर महिला पुरुषों के द्वारा अपना पारंपरिक नृत्य किया जाता है और भीमदेव के विवाह संपन्न कराया जाता है। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजे जाने के बाद आज कला गुरु पद्मश्री रामलाल बारेठ बिलासपुर पधारने वाले हैं। बता दें कि रायगढ़ राजघराने के कला गुरु रामलाल बारेठ आज रायपुर से बाई रोड बिलासपुर पहुंचने के बाद शाम 6 बजे मीडिया से रूबरू होंगे। विस्तार न्यूज ने गुरु रामलाल बारेठ को पद्मश्री मिलने पर जब परिवार वालों से बात की तो उन्होंने इसे बेहद भावुक और सर्वश्रेष्ठ क्षण बताया। इनके परिवारजनों ने सरकार का हार्दिक आभार जताया है और कहा है कि कला के क्षेत्र में जिस तरह उन्हें सम्मान मिला यह उनके लिए अनुभूति जैसा है।
और खबर इंदौर से है, जहां नगर निगम का फरार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। यूपी के एटा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। स्पेशल टीम ने अरेस्ट इसे किया है। 125 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड है ये इंजीनियर अभय राठौर। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम में फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने के भी आसार हैं। बस्तर संभाग के कई जिलों में बादल छाए रहने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर पश्चिम में द्रोणिका स्थित होने के चलते मौसम में बदलाव का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक अगापित एक्का का कहना है कि आज भी राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने का आसार है। आने वाले 2-3 दिन की स्थिति में प्रदेश में फिर से गरज चमक और चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है और साथ में मेघ गरज चमक के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।